हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका उपसर्ग प्रत्यय चल रहा है जिसे आप जानते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स के नाम से। और दोस्तों, आपके ये डिटेल्स में है और एक ही बार में इसको देखने वाला है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है वहां पर बता दिया गया है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या चीज है और ये कितने होते हैं, कहाँ तक होते हैं, कुछ चीज़ें तो आपको प्रोवाइड ही नहीं किया गया। मैं वीडियो में देखा कि आपको जैसे आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, इसमें पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग नहीं है और कौन सा उपसर्ग है या प्रत्यय नहीं है, तो आप कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें इसमें कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए मैं इस एक ही बार में इसको थोड़ा फास्ट तरीके से बता देने वाला हूं जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। और दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटेल्स, जिससे कि आपको आगे काम आने वाले हैं, समझ पाएंगे। और ये 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे अधिक से अधिक कर पाने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे आपको हिंदी के न्यू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी के कहीं का भी एग्जाम हो दोस्तों, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपको मिलता रहेगा और समय लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है और प्रत्यय है, इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आएंगे आगे, तो कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को जो थोड़ा यहाँ पर आया हुआ है वो आप पहले से देख चुके हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो शब्द रचना जिसे वर्ड फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वर्डों के जो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है, समझ पाए। वर्डों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे शब्द कहते हैं। तो और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। आपके उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, शब्द के बारे में बात किया जा रहा है, जो इसकी आधार है, ठीक है, उत्पत्ति है। तो ये जो शब्द है, शब्द आपका 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो 3 प्रकार के भेद कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो आपका ये पहला है, जो शब्द के 3 भेद होते हैं, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, ठीक है। आप इतना समझ गए, ठीक है। तो मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। अब यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 हैं, फिर मूलतः इसकी जो रूप होती है, इसकी जो मूल होती है, मूल देखिए, जब ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, शब्द के कितने भेद होते हैं। यदि 2 दिया गया है तो 2 लगाएंगे, यदि 3 दिया गया है तो 3 लगाएंगे। तो जब एक क्वेश्चन और यहां पर बन रहा है, कैसा, जब पूछे शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, और जब पूछे मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, तब बताना 2। ये 2 प्रकार की चीजें हो गई, इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, ठीक है, रूढ़ और यौगिक। तो यहां पर देखिए दोस्तों, योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो रूढ़ होता है, ठीक है। तो रूढ़ पहले से आप जानते हैं। तो जैसे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वहां पर ऑप्शन रखेगा, शब्द को परिवर्तित करेगा, तो आप इस तरीके से आप समझें। तो दृष्टि से रूढ़ होता है। तो रचना की दृष्टि से क्या होता है, यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं, ठीक है। देखिए, रचना की दृष्टि से आपके जो यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं, ठीक है, रचना की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए, रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, रूढ़ को हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है। अतः रचना में जो आपके यौगिक हैं, रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, ठीक है, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं, ठीक है। रचना में आपके जो यौगिक ही रह जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, शब्द रचना कर सकते हैं। अब आएंगे आगे,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ चीजें, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार की होती हैं या 3 प्रकार से होती हैं। अब यहाँ पर यौगिक की बात की जा रही है दोस्तों, योग रूढ़ रूढ़ की बात नहीं की जा रही, यौगिक की बात की जा रही है। रूढ़ फिर यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अब समझ पाए, ये 3 है। तो आपको जो यौगिक दिया गया है, फिर यौगिक दिया गया है और रूढ़ दिया गया है, 2 शब्द। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है। तो मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं, कौन से? रूढ़ और यौगिक। अब हम क्या देखने वाले हैं? यौगिक देख रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हम यौगिक देख रहे हैं। तो यौगिक देखिए, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, ठीक है। यौगिक की जो रचना हो रही है ये 3 प्रकार से हो रही है। तो कौन से हैं? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। समझ गए? देखिए यौगिक में आपके जो 3 हैं, आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। समास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके उपसर्ग दिए हैं, प्रत्यय दिया गया है, समास दिया गया है। यहाँ पर आपको तीनों दिया गया है। तो उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में क्या होता है? अति होता है। फिर प्लस क्या होता है? अंत होता है। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या हो गया? पहले आ गया। उपसर्ग में आपका पहले है, क्या है? पहले अति है। और जो मूल शब्द है, जो मूलतः उसकी रूट शब्द है, तो मूल शब्द आपके जो धातु होते हैं अंत होते हैं, यहाँ पर अंत है। तो इसको बनाने पे क्या हो जा रहा है? यौगिक शब्द हो जा रहे हैं, यौगिक शब्द हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका उपसर्ग हो गया। अब प्रत्यय से देखिए, प्रत्यय में लेन प्लस दार, फिर क्या हो जा रहा है? लेनदार। तो मूल शब्द इसमें क्या है? लेन है। लेन मतलब आपका मूल क्या है? आपका लेन है। और जो प्रत्यय में क्या होता है? पीछे का जो शब्द होता है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दार का यहाँ पर किससे जोड़ दिया गया है? लेन से। तो क्या हो गया? लेनदार हो गया। तो जो लेनदार है ये यौगिक शब्द बना रहा है। यहाँ पर आपके जो 3 रत्न हैं आपके यौगिक शब्द, ये उपसर्ग है और प्रत्यय है, फिर समास है। तो अब हम 2 देख चुके हैं, अब देखेंगे समास में क्या हो रहा है। देखिए उस डिटेल्स में आपको समास नहीं बताया गया, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर समास देखिए, समास में क्या होता है? प्रति है, फिर क्या है? दिन है। तो इसमें क्या होते हैं? प्रतिदिन हो गए। तो इसमें दोनों चीज क्या है? शब्द, शब्द जुड़े हैं, न उपसर्ग है न प्रत्यय है, इसमें दोनों शब्द है। कौन से शब्द है? मूल शब्द है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन हो गया। तो ये क्या बना दिया? समास बना दिया। समास, और समास में कौन सा बना दिया? यौगिक शब्द बना दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यौगिक के बारे में आप 3 होते हैं समझ पाए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्या कर रहा है कि कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों स्वतंत्रता, इसमें देखिए तीनों स्वतंत्रता में 3 चीजें आई हुई हैं। कौन कौन से? उपसर्ग आया हुआ है, प्रत्यय आया है, और आपका पहले से मूल जो शब्द होता है वो लगा रहता है या लगाते हैं। तो स्व क्या है? उपसर्ग है, और तंत्र क्या है? मूल शब्द है, और ता क्या है? प्रत्यय हो गया। यहां पर तीनों आ गए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब 2 प्रत्यय देखिए एक साथ हो गए। समझ क्या है? मूल शब्द है, और दार क्या है? प्रत्यय है। तो प्लस ई क्या है? ये भी आपका प्रत्यय है। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रत्यय कितना होता है, उपसर्ग कितना होता है, कौन कौन से शब्द उसमें होते हैं, आगे आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो गया? समझदारी। तो ये कौन सा समझदारी हुआ है? प्रत्यय का, ठीक है। मूल शब्द प्रत्यय का समझदारी हो गया है। अब ये 2 चीजें यहां पर आपको मिल गए। कौन कौन से? उपसर्ग प्रत्यय, 2 चीजें एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपको प्रत्यय प्रत्यय प्रयोग हो रहे हैं।
फिर आपका उपसर्ग हुआ, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया। ये 5 चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आइए आगे, यहाँ पर देखिए, अब उपसर्ग देखिए। उपसर्ग क्या है, जिसे प्रफिक्स के नाम से जानते हैं। उपसर्ग में उप प्लस समीप प्लस सर्ग, ठीक है। तो इस दृष्टि से करना है का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। समझ पा रहे हैं? मतलब दोस्तों, जैसे उपसर्ग में आपका उप है प्लस सर्ग है, तो उप क्या है, फिर सर्ग क्या है, इसको जोड़ देंगे, एक नया शब्द आ जा रहा है, इसको समीप कर देंगे, समीप आ जा रहा है। तो जब ये समीप आ रहा है, साथ हो जा रहे हैं इसके, तो ये दोस्तों समीप आकर नया जो शब्द बना रहा है, यही उपसर्ग है आपका। यहां पर देखिए दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब आएंगे आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे का यहां पर देखिए दोस्तों, हार शब्द का अर्थ है पराजय। ठीक है, हार का मतलब पराजय, मतलब न जीतना, हार जाना, गिर जाना, हताशा हो जाना या हताश हो जाना, निराश हो जाना, तो ये पराजय हो गया। तो दोस्तों परंतु इसी शब्द के आगे प्र लगाकर या शब्दांश को जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, तो प्रहार हो जाएगा, प्रधन हार, जिसका अर्थ है चोट करना। प्रहार का मतलब चोट करना, मारना, चोट पहुंचाना। इसी तरह आ जोड़ देने से आहार, जिसे भोजन के रूप में आप ग्रहण करते हैं, आहार, या इंसान हो या जानवर, उनको आहार चाहिए जीने के लिए, तो दोस्तों भोजन हो गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मम है क्या, मम जोड़ने से संहार, विनाश तथा वी जोड़ने से, यहां पर देखिए दोस्तों कुछ धूमिल तरीके से है। तो क्या संहार करता है, यहां पर जो दोस्तों है आपका स ही हो सकता है, तो यहां संहार हो गया, विनाश हो गया, तथा वी जोड़ने से विहार हो गया, घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। तो ये आपके उपसर्ग हैं दोस्तों। अब आएंगे आगे। तो दोस्तों यहां पर उपर्युक्त उदाहरण में आपके देखे गए हैं प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में मतलब आगे जोड़ देने पर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया या परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर उपसर्ग बताया जा रहा है दोस्तों अभी, ठीक है। तो उपसर्ग ये 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। तो इसमें 5 उसमें देखिए बताया गया था डिटेल्स में। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उपसर्ग जो 5 होते हैं, इसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग जो संख्या में 22 होते हैं, और हिंदी के उपसर्ग संख्या में जो 13 होते हैं। अब आइए आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उर्दू तीसरा है, उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं 19 संख्या में, और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, और 5वां में उपसर्ग के समान जो प्रयुक्त होने वाला संस्कृत के अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर आइए 5 जो होते हैं उपसर्ग में, ये आपके 22 दिए गए हैं संस्कृत के उपसर्ग में, ठीक है। उपसर्ग आपका अर्थ है, यहाँ पर शब्द है। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग पहले में क्या देखेंगे, अति देखेंगे, फिर देखेंगे अधि देखेंगे। ये उपसर्ग है, नोट कर लीजिए, जो आगे लगने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यही आपको देखना है, यही देखना है जो चीजें यहाँ पर लगा हुआ है, जो 22 तरीके से हैं, ठीक है। तो अति लगाया है तो अधिक हो गया, तो मतलब यहाँ पर सारी चीजें दी गई, अत्यधिक है, अत्यंत है, अतिरिक्त है, अतिशय, अतिशय है, और अधि है, अधि लगाने से ऊपर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा।
तो अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, अधिनायक हो गया। ठीक है, ये चीजें जो हैं उपसर्ग के हैं और संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यही जो है ना, जो अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि, तो यही ऑप्शन में देगा। तो ऑप्शन में ये देगा कि इसमें से प्रत्यय नहीं है, तो इसमें से प्रत्यय नहीं तो उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधि तक हो गया। अनु आपके हैं, अनु मतलब पीछे होता है, समान होता है। तो अनुचर हो गया, अनुकरण हो गया, अनुसार हो गया, अनुशासन हो गया। तो अब आएंगे अप में। अप मतलब बुरा या हीन होता है, तो अपसय होता हो गया। ठीक है, अपसय हो गया, अपमान हो गया, अपकार हो गया। अब देखिए दोस्तों, अभी, अभी का मतलब सामने होता है, चारों होता है, और होता है, पास होता है। ठीक है, तो अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, ये हो गया। अव क्या होता है? हीन होता है। ठीक है, अव का मतलब हीन होता है, नीच होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, अवगुण, जो उपसर्ग लगा हुआ है, अव का उपसर्ग है आगे लगा हुआ है, तो अवगुण हो गया, अवनति, अवतार, अवतरण हो गया। तो फिर आ है, तो आ जाएगा, तो ये उपसर्ग है, तो न कि प्रत्यय है, तो आ गया। तो तक है, समेत है। ठीक है, तो आजीवन हो गया, आगमन है, आरक्षण है, आक्रमण है। अत आया, अत आ गया। अत मतलब ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, जिसे उत्कर्ष, उत्कर्ष के नाम से जानते हैं, उत्तम, उत्पत्ति के नाम से जानते हैं। उद क्या होता है? देखिए दोस्तों, हलंत लगा हुआ है उत में और उद में। ठीक है, उत मतलब ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, और उद का मतलब होता है ऊपर होता है। ठीक है, उत्कर्ष होता है। ठीक है, उद का मतलब, तो यहाँ उद्गम हो गया, उद्भव हो गया। ठीक है, अब उप है, उप, उप क्या है? निकट है और सदृश है, गौण है उप में। ठीक है, तो जो निकट सदृश गौण है, ये उप है। तो उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, ये हो गया। अब फिर देखिए, दूर है, हलंत लगा हुआ है, तो दूर मतलब दूरा हो गया, नहीं सॉरी दोस्तों, दूर मतलब बुरा हो गया, कठिन हो गया। तो कठिन और दूरा मतलब दोस्तों दुर्जन हो गया, दुर्गम हो गया, दुर्गम मतलब कठिन होगा, दुर्दशा होगा, दुराचार है। ठीक है, अब देखिए दुष है, दुष मतलब बुरा होता है, कठिन होता है, दुष्चरित्र हो गया, दुस्साहस हो गया, दुष्कर हो गया। ठीक है, अब देखिए निर है, निर में दोस्तों हलंत लगा हुआ है, नीरा सॉरी दोस्तों, निर मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, निर है, यहाँ निर का मतलब आपका बिना हो गया, बाहर हो गया, निषेध हो गया, तो निरपराध। ठीक है, निर्जन, निराकार और निर्गुण। ठीक है, और फिर देखिए दोस्तों, निस है, निस में हलंत लगा हुआ है, तो रहित हो गया होता है, और पूरा होता है, विपरीत होता है, तो निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चय हो गया। ध्यान देंगे दोस्तों, ये उपसर्ग चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर नी है, नी का मतलब निषेध होता है, अधिकता होता है, नीचे होता है, ये उसमें डिटेल्स में दिया गया है, डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आपको ऐसी चीजें दिखाई दे रहे हैं जिसे मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ चीजें छूटा था, तो ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो है नी का मतलब निषेध हो गया, अधिकता हो गया, नीचे हो गया, तो निवारण हो गया, निपात हो गया, नियोग हो गया, निषेध हो गया। ठीक है, परा मतलब उल्टा होता है, पीछे। ठीक है, तो पराजय, पराभाव, पराभव, परामर्श, पराक्रम। ठीक है, अब परि है, देखिए पारा के बाद परि है, आसपास, चारों तरफ, तो जिसे यहाँ पर परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझिए, क्योंकि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। प्रत्यय पूछ लेगा, संस्कृत में प्रत्यय बताइए, तो संस्कृत में प्रत्यय नहीं है, देखिए अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो आगे देखते हैं संस्कृत में प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर प्र है, अधिक, और आगे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति हो गया। ठीक है, ये, और प्रति मतलब उल्टा, उल्टा, सामने, हर, और एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण। ठीक है, और एक और है यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक है। ठीक है, प्रत्येक है, तो अब आएंगे प्रति हो गया आपका। अब वी देखिए, वी मतलब भिन्न हो गया, विशेष हो गया, तो विदेश, विलाप, और वियोग, विपक्ष। ठीक है, अब आइए सम, सम में उत्तम है, सात है, पूर्ण है, जिसे संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव के नाम से संस्कृत के उपसर्ग में आपके हैं। तो आपके जो उपसर्ग है ना, 5 प्रकार के हैं, पहला चल रहा है संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सु, और संस्कृत में आपके जो उपसर्ग हैं 22 हैं, तो यहाँ पर आपको 22 दिखाए जा रहे हैं। सु क्या है? अच्छा है, अधिक है, तो सु का मतलब होता है सुजन, सुगम, सुसज्जित,
ठीक है। और अच्छा अधिक इसके नाम से जानते हैं। तो ये देखिए अच्छा अधिक आ गया अर्थ में, तो ये भी आपके उपसर्ग होंगे। और इसका जो शब्द है, शब्द में आपका उपसर्ग आ जाएगा तो सु लगा के, तो ये सुजन, सुगम, सुसज्जित, सुपात्र, ये भी होगा। अब आएंगे आगे। अब आगे में आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग में क्या है? आ है। आ नहीं अ है। आ आपके किस में है? संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में। तो अ है तो अभाव, निषेध, जिसे इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अछूता, अथाह, अटल है, इसका अर्थ होता है। तो अन है, अन में अभाव, निषेध है। अनमोल, अन बन, अनपढ़ हो गया। अब क है बुराहीन, कपूत, च कचोट। ठीक है, कु है बुरा, कु का मतलब बुरा होता है। कुचाल, कुचील, कुचक्र। दू है, इसलिए क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिफाइन किया गया है, डिफाइन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। दू है कम है बुरा है, तो दुबला, दुलारा, दुधारू। नी है, नी का मतलब कम ही होता है। देखिए दोस्तों, निचोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अव है, अव फिर अव है। हीन, जिसे निषेध, हीन या निषेध के नाम से जानते हैं, इसके अर्थ है। ठीक है, तो अवगुण है, अवगुण है दोस्तों, अवगुण, अवधर, अवसर, अवसान। ठीक है, भर है, भर मतलब पूरा होता है, इसका अर्थ भरपेट, भरपूर, भरसक, भमार। ठीक है, सु का मतलब अच्छा होता है, सुडौल, सुजान, सुघन, सुफल। और अध का मतलब दोस्तों आधा होता है, अध पका, अध कचा, और अधमरा, अध कचरा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, उन, उन मतलब एक कम है, इसका अर्थ उन मतलब एक कम है। 29, 39, 59, 69। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर है, पर मतलब दूसरा या फिर बाद का। ठीक है, इसका अर्थ है परलोक, परोपकार, परसर्ग, और क्या है परहित। ठीक है, और बिन है, बिन में आपका बिना, निषेध है। बिन भा, बिन ब्याह, ब्याह। ठीक है, बिन ब्याह, बिन बादल, और बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। अब आइए यहाँ पर अरबी फारसी के उपसर्ग देख लीजिए। अल देखिए, अल का मतलब आपका निश्चित होता है, इसका अर्थ है, अल का अर्थ होता है निश्चित। और कम का है थोड़ा ही। खुश का मतलब अच्छा होता है। गैर का मतलब निषेध होता है। वर का मतलब मैं होता है। ना का मतलब अभाव होता है। फिल या फी में मैं प्रति है। ब फिर क्या है? और अनुसर, अनुसार है। बा क्या है? अहित है। बद क्या है? बुरा है। बर क्या है? ऊपर, फिर या पर या बाहर। खे का मतलब बिना होता है। खिल का मतलब के साथ है। बिला मतलब बिना है। ला का मतलब रहित है। सर का मतलब मुख्य है। हम मतलब समान या साथ वाला है। हर का मतलब प्रत्येक है। तो यहाँ पर देखिए, तो उसका उसका जो निश्चित है, ये अल, ये कम, खुश जो दिया गया है, तो यहाँ पर एक शब्द बनाया गया है। हाँ, शब्द बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उसके आगे जोड़ दिया गया उपसर्ग है। तो अलबत्ता हो गया, अलगर, गरज हो गया। फिर कम का है कमजोर है, कम वक्त है, कम अक्ल है। खुश का मतलब खुश नसीब है, खुश खबरी है, खुशहाल है, खुशबू है। फिर देखिए दोस्तों, गैर है, गैर का मतलब निषेध होता है। तो गैर हाजिर, निषेध। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी, और गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ठीक है, फिर दर का मतलब में होता है, दर असल, दर हकीकत। और ना का मतलब अभाव होता है, तो नापसंद, ना नास भंडा, नाराज, या नालायक। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। इससे आप इसको, हर मतलब प्रत्येक होता है, तो हर दिन होता है, हर साल होता है, हर एक होता है, हर बार होता है। तो यहाँ पे आपके ये से उपसर्ग हैं। अब आएंगे चौथे पे। चौथा उपसर्ग आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग चल रहे हैं, प्रत्यय नहीं। यहाँ पर उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, उपसर्ग अर्ध शब्द है। सब मतलब अधीन होता है। अधीन का मतलब यहाँ पर जो शब्द बने हों उसके नीचे। ठीक है, नीचे। फिर ये है आपके सब जज, सब कमेटी,
सब इंस्पेक्टर। और डिप्टी देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, सहायक होता है इसका। डिप्टी का मतलब सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। वाइस, वाइस मतलब सहायक होता है। वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अंग्रेजी के उपसर्ग ये चल रहे हैं दोस्तों। जनरल का मतलब प्रधान होता है, जनरल मैनेजर जिसे कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी के नाम से भी जानते हैं, इसका शब्द है। चीफ मतलब प्रमुख होता है, जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड का मतलब मुख्य होता है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ये आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। अब आएंगे पांचवा। पांचवा उपसर्ग देखिए दोस्तों, ये 5 होते हैं, 5 उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। देखिए उपसर्ग के जो प्रयुक्त होने वाले समान दिख रहे हैं, समान हैं, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, यहाँ पर 5वें में आपको दिया गया। तो जो समान दिख रहे हैं, प्रयुक्त हैं संस्कृत के अव्यय का उपसर्ग, तो यहाँ पर उपसर्ग है अध, अर्थ है शब्द है। तो आपके जो अध है, अध मतलब नीचे होता है, फिर इसका अध पतन होता है। शब्द का अर्थ मतलब अर्थ के जो होते हैं नीचे होते हैं। अध पतन मतलब पतन हो गया, गिर गया, जमीन पर गिर गया, या फिर बहुत गरीब हो गया, उसका पतन हो गया। सॉरी दोस्तों, किसी काम का नहीं है, वो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े से तो जज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होगी कि उसका पतन हो गया है, ऐसा आपको महसूस होगा, भाव उत्पन्न होगा, ऐसा होता है। तो अध मतलब नीचे होता है, औद्योगिक, अध औद्योगिक, अधोमुखी, अधोलिखित। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अथ हो गया भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। तो अ का मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों अभाव होता है, ठीक है। अशोक, अकाल, अनीति। निर मतलब बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर मतलब फिर होता है, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। तो ये उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, ठीक है। तो बहि मतलब बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत, सत मतलब सच्चा होता है, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार या सत्कार्य। अब पूरा, पूरा मतलब पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्ति। सम यहाँ पर दिए गए समान, स मतलब साथ होता है, तो समकालीन, सहकार, समदर्शी, समकोण, सहपाठी, सहयोग, सहचर। और समान में आपके समकालीन। अब आएंगे, ये 5 आपके उपसर्ग कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आइए सफिक्स के बारे में, आपके प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय का दोस्तों अगले वीडियो में देखते हैं, अगले वीडियो में प्रत्यय आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों कंप्लीट करने के लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबी आपके ये वीडियो हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं प्रत्यय को लेकर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।